नए मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ आए हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के जनक किसे कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के जनक हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट ने सबसे पहली बार अपनी पहली कोई भी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो एस्टैब्लिश की थी वो थी लिप्जिंग लैब। लिप्जिंग लैब जर्मनी में। कौन से ईयर में एस्टैब्लिश की थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कौन से ईयर में जर्मनी में लिप्जिंग लैब को एस्टैब्लिश किया गया था। ये हम पहले कर चुके हैं और यहीं पर ही एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से चाइल्ड साइकोलॉजी को साइंस की जगह पर ला करके खड़ा किया गया था और इसी लैब में ही पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था अभिंगस ने मेमोरी के ऊपर। ठीक, अब देखिए हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। हालांकि आपने इतना डिटेल में नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर हिमाचल टैट और टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 1 से 2 नंबर जो कई बार हमारे रह जाते हैं उनको भी हम साथ में ही करेंगे। देखिए, जब भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? वो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेड चाहिए, स्पेशल सेटिंग चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए? उसके अलावा हमें चाहिए प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब टॉपिक, कि किस टॉपिक के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और जब हम टॉपिक या फिर प्रॉब्लम चुनते हैं तो हम उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल भी साथ में ही चूज करते हैं, क्योंकि वो हमें आगे हेल्प करेंगे हमारी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है विच एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। ठीक, मतलब उनका वो प्रभाव डालते हैं, वो प्रभावित नहीं होते। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा प्रभावित होते हैं। वो प्रभाव नहीं डालते, वो प्रभावित होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। और इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो कि विद इन द इंडिविजुअल मौजूद होते हैं। ठीक, जैसे कि एज, सेक्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन थ्रेट्स, फियर्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब आगे देखिए, जब हमने प्रॉब्लम चुन ली, वेरिएबल चुन लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा कि फर्दर इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है और उसके क्या रिजल्ट निकले हैं। तो उसके लिए हम करेंगे रिव्यूज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, कि जो भी वेरिएबल हमने चुने उनके ऊपर या मेन प्रॉब्लम जो हमने चुनी उसके ऊपर पहले से उनके साथ इंटरवीनिंग वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए कोई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अगर हुए हैं तो उनके क्या रिजल्ट निकले हैं, और जो उनके रिजल्ट होंगे उनको ध्यान में रखते हुए हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिकल्पना, दिस इज श्रूड गेस अबाउट द रिजल्ट। मतलब जो हमारे नतीजे निकलेंगे, हमारे जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसके जो नतीजे निकलेंगे उसके बारे में पहले से ही कोई ना कोई नतीजे निकाल लेना, अनुमान लगा लेना कि हमारे रिजल्ट ये निकलेंगे, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। दीज आर द श्रूड गेस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी। अब हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है? हाइपोथेसिस 3 प्रकार की होती है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस किसने दी है? नल हाइपोथेसिस दी है R.A. फिशर ने। जो लास्ट टाइम आपको कमीशन का एग्जाम आया था उसमें आपको पूछा गया था कि नल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है? नल हाइपोथेसिस दी है R.A. फिशर ने। हाइपोथेसिस को बनाने के बाद फिर हाइपोथेसिस के आधार पर ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। जो हमारी हाइपोथेसिस होगी वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे।
अब ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए, उसके बाद अब हम अपनी फर्दर स्टडी के लिए काम शुरू करेंगे। जब भी कोई भी स्टडी करनी होती है तो साइंस स्टूडेंट जानते हैं कि हमें मैनुअल चाहिए होता है, और जब हम बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें क्या चाहिए, एक मैनुअल चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टूल। टूल क्या होता है? टूल कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज टूल हो सकती है। और टूल का मतलब यहाँ इक्विपमेंट से नहीं है, ठीक। टूल मीन्स टूल कुड बी एनीथिंग, क्वेश्चनर, इंटरव्यू शेड्यूल, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। किस तरीके की स्टडी आप कर रहे हैं उसके आधार पर जो क्वेश्चनर आप तैयार करेंगे या चूज करेंगे उसको हम कहते हैं टूल, टूल फॉर द स्टडी। अब वो जो टूल है क्या होना चाहिए, वो हमारे लिए यूजेबल होना चाहिए। कोई भी टूल यूजेबल कब होगा, जब भी हम कोई भी टूल को चुनते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि डू द टूल इज रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी होती है और उसकी वैलिडिटी भी चेक करनी होती है। अब देखिए कि हमने एक टूल लिया, आप कोई खिलाड़ी है, अगर उसका निशाना यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ 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 यहाँ, तो क्या आप कहेंगे कि वो अच्छा निशानेबाज है? नहीं ना। और अगर उसके निशाने यहाँ लग रहे हैं, अगर वो यहाँ पर निशाना लगा रहा है तो क्या कहेंगे हम कि थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि वो अच्छा निशाना लगा सकता है, ऐसी संभावना है कि वो अच्छा निशाना लगा सकता है। और वहीं कोई हमेशा यहां पर निशाना लगाए तो मानेंगे कि वो एक अच्छा निशानेबाज है? हाँ, हम मान जाएंगे कि वो एक अच्छा निशानेबाज है, मतलब वैलिड है, वैधता है उसके किए हुए काम की, ठीक। वैसे ही जब हम टूल देखते हैं या टूल कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हम सबसे पहले उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। अगर टेस्ट रिलायबल है तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो वैलिड है या नहीं है, ठीक। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी है when a test is reliable, test is reliable when it gives near about result। जब कोई भी टेस्ट नियर अबाउट रिजल्ट देगा जिसके लिए हमने उसे बनाया है, तब हम कहेंगे द टेस्ट इज रिलायबल। अगर वो वही रिजल्ट देता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तब हम कहेंगे द टेस्ट इज वैलिड। देयर आर चांसेस दैट अ रिलायबल टेस्ट कुडंट बी वैलिड। जो रिलायबल टेस्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड होगा ही होगा, लेकिन जो वैलिड टेस्ट होगा वो यूजेबल होगा ही होगा। यहाँ पर कोई ऐसी संभावना नहीं है कि वैलिड टेस्ट यूजेबल नहीं होगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रिलायबल टेस्ट है वो वैलिड है या नहीं। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे अब हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सैंपलिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैंपल्स क्या होंगे। सैंपल्स आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉपुलेशन। आप जब भी डाटा कलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपके पास ऊना डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन आपने एज अ पॉपुलेशन लिया, तो सभी के सभी से थोड़ा ना डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने होंगे। और वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो सकते हैं? जो कि आपने पॉपुलेशन डिसाइड किया है, वहां उन पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हो ट्रूली, तभी आपकी स्टडी जो है वो ठीक स्टडी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब देखिए सैंपलिंग कितने टाइप की होती है। जब हम सैंपल्स चुनते हैं, सैंपलिंग करनी है, प्रोसीजर हमारे को फॉलो करना है, तो हम कैसे चुनेंगे? अब सारे के सारे तो नहीं चुनेंगे, उसमें से कुछ लोग चुनेंगे। मान लीजिए 1 लाख की पॉपुलेशन है तो 10,000 आपके सैंपल होंगे। अगर 10,000 की पॉपुलेशन है तो 1 से 2,000 आपके
सैंपल होंगे जो कि ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आपकी पॉपुलेशन। देन अब जब सैंपलिंग हम करेंगे तो सैंपलिंग कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलते हैं। मान लीजिए कि आपने चुने हैं बीएड कॉलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊना के जो बीएड कॉलेजेस हैं वो चुनने पड़ेंगे। ये आपकी पॉपुलेशन है, इसमें से कितने कॉलेज हैं? मान लीजिए आपके पास 17 कॉलेज हैं, 17 कॉलेज हैं, तो उनमें से 17 के 17 के पास आप जाएंगे, या आप क्या करेंगे, आप उनमें से कुछ चुन लेंगे। मान लीजिए उनकी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपने सोचा कि मैं अपनी स्टडी के लिए मैं 10 कॉलेजेस को कवर करूंगा, तो आपकी जो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो गया वो हो गए 10 कॉलेजेस, 10 कॉलेजेस, उनके स्टूडेंट। ठीक, कितनी पॉपुलेशन है उसमें? 17 है, अगर 100 भी लगाएंगे तो 1700 लगाएंगे, तो 1000 स्टूडेंट का डाटा आप कलेक्ट करेंगे। आप पहले पॉपुलेशन डिसाइड करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर आप करेंगे। तो 10 कॉलेजेस में से आपने मान लीजिए 800 लोगों को ट्रू अपनी सैंपल के तौर पर चुना, तो 800 लोगों का डाटा आप उन 10 कॉलेजेस से लेकर के आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए सिस्टमेटिकल सैंपलिंग का, उसके बाद आपको जो वेरिएबल्स आपने डिसाइड किए थे ना, इंटरवीनिंग वेरिएबल, उनके आधार पर आपको सैंपलिंग करनी पड़ेगी जब हम सिस्टमेटिकल सैंपलिंग करते हैं। मान लीजिए आपने वेरिएबल चुने हैं एज, सेक्स एंड एरिया। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप एज के अनुसार सबसे पहले मान लीजिए आपने सेक्स के अनुसार आपने डाटा कलेक्ट किया, तो आपको उसमें से 800 की पॉपुलेशन है, 800 पॉपुलेशन है, तो 400 आप मेल चुन लेंगे और 400 आप फीमेल चुन लेंगे। तो उन 400 मेल में से 200 स्टूडेंट वो होंगे जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते होंगे और 200 वो होंगे जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हुए होंगे। ठीक, ऐसे ही आप फीमेल्स में भी उनको आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप पूरी तरह से करेंगे तब हो जाती है हमारी सिस्टमेटिकल सैंपलिंग। और रैंडम सैंपलिंग कुछ वैसी होती है, लेकिन रैंडम सैंपलिंग में हम इतना डिटेल में नहीं चलता है कि कितना हमारे को चाहिए। 800 की पॉपुलेशन है तो हम उसमें 400 मेल और 400 फीमेल ले लेंगे, बाकी वेरिएबल्स की तरफ हम हो सकता है उतना ध्यान या उतना उसको कैटेगराइज ना हो। देन उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, हम कहीं गए और इकट्ठा कोई सभा हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, वहां पर डिफरेंट कॉलेजेस आए हैं और वहां पर ही हमारे को डाटा मिल गया, तो वो जो सैंपलिंग होगी वो कैसी होगी, कोटा, चंक या स्नोबॉल सैंपलिंग। वहां हम इतनी वेरिएशन के अनुसार नहीं चलेंगे, हमने वहां से एक चंक के तौर पर डाटा वहां से हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, तो वो हो जाती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब जब हमने सैंपलिंग कर ली, डाटा कलेक्शन कर लिया, डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे आपकी स्टडी के अनुसार कि आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, किस तरीके से की स्टडी है, उसके अनुसार आप वहाँ पर उसके मेथड्स लगाएंगे, जैसे टी टेस्ट लगाएंगे, काय स्क्वायर लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाएंगे, कैसे जैसी स्टडी है उसके अनुसार ही आप यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमारे को मिलेंगे रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के आधार पर ही हम आगे फर्दर स्टडीज के लिए सजेशंस देंगे। तो आज हमने एजुकेशनल स्टडी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर, वो किया हमने। इसके ऊपर आपको 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद, आज हम इतना ही करें।